स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। और दोस्तों पिछली क्लास में जैसा कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपना सीक्वेंस ऑफ टेंस, और सीक्वेंस ऑफ टेंस को हमने लगभग कंप्लीट ही कर लिया था अगर मैं बोलूँ तो। और उसका लास्ट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेज। और कंडीशनल सेंटेंसेज में भी हम अपने इफ से संबंधित दो कंडीशन कंप्लीट कर चुके थे एंड आई थिंक आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो कंसेप्ट मैंने वहां आप लोगों को समझाए थे कि कंडीशनल सेंटेंस वास्तव में बनते कैसे हैं, हमसे क्या गलतियां उसमें करवाई गई या हमने गलतियां की, जो भी है मैटर, वो सब हमने डिस्कस किया था। और उसे मैं एक बार आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं या फिर कहीं रिवीजन कर लेते हैं हम एक बार, जिससे कि क्या है कि अगले टॉपिक से या अगले कंसेप्ट से हम अपने आप को कोरिलेट कर सकें और जोड़ सकें। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने कंडीशन सेंटेंसेज में एक कंसेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कंडीशन सेंटेंसेज कभी भी सिंगल सेंटेंस में नहीं आते। कंडीशनल सेंटेंसेज के लिए सबसे जरूरी है कि हम दो सेंटेंस कम से कम वहां पर क्या करें, यूज करें। और दो सेंटेंस कम से कम यूज जब करेंगे तो उस कंडीशन में हम वहां दोनों सेंटेंसेज को किस तरीके से यूज करेंगे कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये हुई थी। दूसरा हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था कि कंडीशन सेंटेंसेज जो हैं उसमें जो दोनों सेंटेंस एक साथ यूज किए जाते हैं उन दोनों की बैलेंस और सेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। यानी एक तरफ पॉजिटिव सेंस है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव सेंस, और एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ भी नेगेटिव सेंस होनी चाहिए। यहां तक हम कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद में हमने इफ वाली पहली कंडीशन डिस्कस की थी दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन और ओपन कंडीशन। आफ्टर इट हमने दूसरी कंडीशन डिस्कस की थी जिसे इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन कहा जाता है। और इस कंडीशन में हमने डिस्कस किया था कि काफी कुछ गलतियां हमसे करवाई गई। जैसे कि इसका ट्रांसलेशन हम अगर बात करें तो ट्रांसलेशन संबंधी अगर बात करते हैं तो ट्रांसलेशन संबंधी काफी गलतियां करवाई गई। कहने को हमको कह दिया गया कि यदि मेरे पास ऐसा होता, यदि मैं ऐसा होता, यदि मैं ये कर लेता, तो ये सब पास्ट की बातें थी। जबकि हाइपोथेटिकल का मतलब है आप कल्पना कर रहे हैं। कल्पना हमेशा भविष्य संबंधी होती है, पास्ट की तो बातें आप कर ही लेते हैं। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों का अर्थ क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल सहित आपको समझा दिया था। अब आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपने कंडीशन सेंटेंसेज को, और इसके साथ ही हम अपने सीक्वेंस ऑफ टेंस को कंप्लीट करते हुए टेंस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ वाली कंडीशन के अपने अगले कंसेप्ट को। और दोस्तों इफ की कंडीशन में अगर हम बात करें तो इसकी जो थर्ड कंडीशन है, इस कंडीशन को कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, इम्प्रॉबेबल, या फिर हम कह दें इम्पॉसिबल, या फिर हम कह दें क्लोज कंडीशन, या फिर कह दें अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है? नाम से ही पता लग रहा होगा आप लोगों को, नाम से क्या पता लग रहा है कि ऐसी कंडीशन जो इम्प्रॉबेबल है, इम्पॉसिबल है, यानी अब कुछ होना पॉसिबल नहीं है। क्लोज कंडीशन का मतलब अब इससे संबंधित दरवाजे हमारे लिए या अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं या खत्म हो चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और अनफुलफिल्ड से तो आप समझ ही रहे हैं कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो ऐसी एक्टिविटी को बताती है या ऐसे कंसेप्ट को बताती है जो अनफुलफिल्ड है, यानी जो पूरा नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। गॉट इट? अब माय डियर, इसमें जो आप कंडीशनल सेंटेंसेज में हाइपोथेटिकल का जो अर्थ निकाल रहे थे वो एक्चुअली इसका है वो अर्थ। हाइपोथेटिकल का जो हम अर्थ निकाल रहे थे तो हाइपोथेटिकल का वो नहीं है हाइपोथेटिकल, बल्कि यहां है। और हाइपोथेटिकल की बात हम करते हैं तो यानी हाइपोथेटिकल में जो अर्थ निकाल रहे थे वो अर्थ यहां होता है। यानी आप कहते थे होता, तो होता वाला केस यहां होता है, ना कि हाइपोथेटिकल में। तो जैसे कि कंसेप्ट समझिएगा, इसका रूल ही अलग बन जाता है दोस्तों। और रूल क्या बनता है समझिएगा। इसके स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि यदि इफ वाले पार्ट में आपको पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर दे रखी है, किसकी स्ट्रक्चर मिले आपको, यदि पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर यदि मिलती है, पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर बोले तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिल रही है, इट इज नॉट रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस बट इट इज रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर। ये पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। एंड पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर बोले तो आपको अच्छे प्रकार से पता है, हेड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा है तो दोस्तों अगले वाले पार्ट में आपको या तो लगाना होगा शुड, या लगाना होगा वुड, या लगाना होगा कुड, या फिर लगाना होगा आपको माइट। ठीक है? इनमें से किसी एक का प्रयोग करते हुए आप फिर उसके बाद में लगाओगे हैव, एंड आफ्टर इट वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है?
यानी अगर आपके इफ वाले पार्ट में माय डियर पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर दे रखी है और पास्ट परफेक्ट की यदि स्ट्रक्चर दे रखी है तो अगले पार्ट में शुड, वुड, कुड और माइट में से किसी एक का प्रयोग करते हुए आपको हैव लगाना होगा और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है शुड, वुड, कुड और माइट जो है वो मॉडल्स हैं और मॉडल्स के बाद में आप थर्ड फॉर्म तो लगा नहीं सकते। वी हैव टू यूज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दीज मॉडल्स। हमें इन मॉडल्स के बाद में वर्ब की रूट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म का प्रयोग करना होगा और बेसिक फॉर्म में हमारी कौन सी? हैव। तो माय डियर यहां हैव का प्रयोग हम करेंगे एंड आफ्टर इट आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसके सेंटेंस की बात करते हैं तो दोस्तों इसका सेंटेंस कैसे बनता है आप समझिएगा, फिर उसका हिंदी अर्थ हम देखेंगे कि अगर हमने कहा कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड you could have passed the exam। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर दोस्तों हम करते हैं तो ध्यान से देखिएगा आप, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम, यानी तुमने कठिन परिश्रम किया होता। इसमें आता है वो केस आपका जो हम अब तक हाइपोथेटिकल में मान रहे थे, इमेजिनरी में मान रहे थे कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं पक्षी होता। एक्चुअली वो होता शब्द जो है ना वो पास्ट के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस कैटेगरी ऑफ कंडीशन। कंडीशन के इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इम्प्रॉबेबल इम्पॉसिबल कंडीशन। ये इम्पॉसिबल और इम्प्रॉबेबल कंडीशन कहलाती है जिसमें आपको इसे अप्लाई करना है। तो ये कहता है इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम एग्जाम को पास कर लेते। इसका मतलब है तुम रिग्रीट कर रहे हो, अब पश्चाताप कर रहे हो कि ना तो तुमने कठिन परिश्रम किया ना ही एग्जाम पास हुई। तो जो व्यक्ति ये बात कर रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है? पश्चाताप की बात कर रहा है कि यानी तुमने ऐसा काम किया नहीं इसलिए ऐसा हुआ भी नहीं। तो दोस्तों यह है आपके अनफुलफिल्ड कंडीशन का कंसेप्ट। तो यहां आकर आपके इफ वाले केस खत्म होते हैं। आई थिंक अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन सेंटेंसेज में इफ वाली कंडीशन जो टोटल होती है माय डियर वो होती है आपकी 5, यानी 5 स्ट्रक्चर हमारी चलती हैं जिसमें पॉसिबल कंडीशन में 3 पढ़ी थी हमने, आपके इमेजिनरी वाले में 1 पढ़ी थी और अनफुलफिल्ड या इम्प्रोबेबल में भी 1 पढ़ी है। पॉसिबल कंडीशन में 3 कौन सी पढ़ी थी? एक तो कॉमन कंडीशन, देन एडवाइस एंड सजेशन एंड आफ्टर इट फिक्स कंडीशन, यानी एक काम के होने से दूसरा काम अपने आप घटित होता ही है। ये जो केस था वो आपके फर्स्ट कंडीशन में था। इफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले केस की तरफ और अगला जो आपका इसका रूल है आपके सीक्वेंस ऑफ टेंस के संदर्भ में और लास्ट रूल जो है उसकी बात हम करेंगे और वो है आपका कौन सा? अनलेस। कौन सा है? अनलेस है। और माय डियर अनलेस को विशेष ध्यान से समझना है। एग्जाम में जब भी आता है तो जनरली इसमें गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन गलतियां क्यों करें? फिर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम हम खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा ढंग से ही पढ़ लें इसको। एक्चुअली इसमें क्या है कि अनलेस भी उन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी वाला शब्द है जिसके संदर्भ में गलत रूल्स हमें पढ़ाए जाते हैं, गलत कंसेप्ट हमें पढ़ाए जाते हैं। कौन से गलत कंसेप्ट वो मैं आपको बता दूं। पहले एक बार इसका मीनिंग समझा देता हूं कि इसका मीनिंग क्या होता है माय डियर। इसका मीनिंग होता है इफ नॉट, हिंदी में जिसे हम कह सकते हैं यदि नहीं। क्या कह सकते हैं? यदि नहीं कह सकते हैं। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यदि नहीं जब कह दिया है तो इसका मतलब माय डियर इन दिस वर्ड वी आर यूजिंग दिस वर्ड नहीं और नॉट, यानी इस वर्ड में हम नहीं शब्द या नॉट वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज नेगेटिव वर्ड। सो इन इनडायरेक्ट लैंग्वेज वी कैन से दैट वी आर यूजिंग दिस वर्ड नॉट इन दिस वर्ड, सो दिस वर्ड इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड। यानी नॉट का प्रयोग इस अनलेस वर्ड में किया जा रहा है तो इसका मतलब ये अनलेस वर्ड भी कैसा है? नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव है। ठीक है ना। अब इसमें क्या गलती पढ़ाई जाती है, क्या गलत पढ़ा दिया जाता है वो मैं आपको बता दूं। लोग ये फट से कह देते हैं, सीधे से मुंह से कह देते हैं अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड सो वी कैन नॉट यूज अनदर नेगेटिव वर्ड विद दिस वर्ड। यानी अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है इसलिए इसके साथ दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। क्या वास्तव में 2 नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते क्या? आप खुद बताइए, 2 नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। हमने इफ वाले केस में लिखे तो थे नॉट और फेल, 2 शब्द लिखे थे ना नेगेटिव, और 2 नेगेटिव मिलकर तो क्या बना देते हैं? पॉजिटिव बना देते हैं। तो कौन कहता है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा? वास्तव में रूल क्या है माय डियर वो समझिएगा।
एक्चुअली नेगेटिव होने के साथ साथ ये ऐसा नेगेटिव है जो अपने अंदर क्या रखता है, नॉट रखता है। मैं नेगेटिव तो कैसे भी बन सकता है। आपने डल वर्ड अगर यूज किया दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, आपने फेल वर्ड यूज किया दैट इज ऑल्सो नेगेटिव है, आपने कावार्ड वर्ड यूज किया, कायर शब्द यूज किया दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, वो सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। लेकिन ये उन नेगेटिव से थोड़ा अलग हटकर नेगेटिव है, और ये ऐसा नेगेटिव है जो अपने अंदर छुपाकर रखता है किसको, नॉट को छुपाकर रखता है। किसको छुपाकर रखता है, नॉट को छुपाकर रखता है। और अगर माय डियर नॉट को छुपाकर रखता है ना, तो यही इसका एक रूल बन जाता है। रूल क्या बनता है वो मैं आपको एग्जैक्ट रूल समझा दूं कि माय डियर दिस वर्ड हैज नॉट इन इटसेल्फ, यानी अपने आप के अंदर क्या रखता है, नॉट वर्ड रखता है इन इटसेल्फ। सो a word with the meaning of not, यानी ऐसा शब्द जिसके मीनिंग में भी क्या छुपा हुआ है, नॉट छुपा हुआ है, जिसके अंदर भी क्या छुपा हुआ है, नॉट छुपा हुआ है, कैन नॉट बी यूज्ड विद इट, कैन नॉट बी यूज्ड विद इट, यानी ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंदर भी नॉट छुपा हुआ है वो शब्द नहीं आएंगे इसके साथ। क्यों? क्योंकि दो शब्द ऐसे एक साथ नहीं आ सकते जिनके अंदर क्या छुपा हुआ है, नॉट छुपा हुआ है। वो दो शब्द एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि दो बार नॉट लगाना उचित होगा क्या वाक्य में। लेकिन इससे कहां यह साबित हो जाता है कि दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते। दो नेगेटिव तो आ जाएंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ वो नेगेटिव वर्ड्स नहीं आएंगे जिनके खुद के अंदर भी क्या छुपा हुआ है, नॉट छुपा हुआ है, बिल्कुल किसके समान, अनलेस के समान। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? फिर एक दिमाग में प्रश्न उठता है ना फिर आपने कि भाई सर आपने कह तो दिया कि ऐसे शब्द नहीं आएंगे, लेकिन शब्दों की भी जानकारी अगर मिल जाए तो बेहतर होगा। तो चलिए मैं कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो आपके ग्रामर में यूज होते हैं वो लिखवा देता हूं। दोस्तों देखिए, एक ऐसा वर्ड है आपके पास अनटिल। अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। तो इसमें भी नहीं यानी नॉट छुपा हुआ है। इसी प्रकार का एक वर्ड है दोस्तों आपके पास नेवर। इसी प्रकार का एक वर्ड है आपके पास हार्डली। इसी प्रकार का एक शब्द है आपके पास स्केर्सली। इसी प्रकार का एक शब्द है आपके पास रेयरली। इसी प्रकार का एक वर्ड है आपके पास नीदर। इसी प्रकार का शब्द है नो। इसी प्रकार का शब्द है नन। इसी प्रकार का शब्द है आपका लेस्ट। लेस्ट बताया ना आपको, लेस्ट का पता है क्या होता है लेस्ट, ये मॉडल्स में भी पढ़ेंगे आप। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा नहीं हो कि, तो इसके अर्थ में ही क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया। मॉडल्स में भी पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि विद दिस वर्ड लेस्ट वी कैन यूज ओनली शुड एज ए मॉडल, यानी इस लेस्ट वर्ड के साथ आप मॉडल के रूप में केवल और केवल शुड का यूज कर सकते हो। दोस्तों शुड के अलावा और कोई मॉडल नहीं आता, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? तो एक तो वर्ड हो गया आपका लेस्ट, एक वर्ड हो गया आपका फ्यू, एक वर्ड हो गया आपका लिटिल। भाई फ्यू और लिटिल भी क्या है, नेगेटिव ही तो है। फ्यू और लिटिल बोलना अपने आप में डिटर्मिनर्स में, और आप अच्छे प्रकार से इसे समझ लोगे तो फ्यू और लिटिल भी अपने आप में नेगेटिव है, जिनका मतलब होता है नहीं के बराबर। क्या होता है, नहीं के बराबर। तो माय डियर ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस शब्द के साथ अनलेस के साथ यूज नहीं किए जाते। बाकी आपका मॉर्टल शब्द है, तो मॉर्टल का मतलब क्या होता है, नश्वर। तो नेगेटिव है ना अपने आप में होने को तो, लेकिन इसमें नॉट छुपा हुआ नहीं है। फेल में नॉट छुपा हुआ है क्या, डल में नॉट छुपा हुआ है क्या, कावार्ड में नॉट छुपा हुआ है क्या, जी नहीं। अगेंस्ट वर्ड है, विरोध में होना। अपोज वर्ड है, विरोध में होना। तो विरोध में होना का मतलब नेगेटिव सेंस है वहां पर, तो लेकिन नॉट नहीं है ना इनके अंदर। तो ऐसे वर्ड्स माय डियर आराम से आ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको अब सेंटेंस कंप्लीट करवाऊंगा। आप तो ध्यान रखिएगा, अनलेस एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर नॉट छुपा हुआ है, तो इसके साथ सिर्फ वो नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हम जिनके अंदर भी क्या छुपा हुआ है, नॉट छुपा हुआ है। अब इसमें क्या है,
एक फ्रेज इडियम्स एंड फ्रेजेस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है अनटिल एंड अनलेस, एक साथ आते हैं अनटिल एंड अनलेस। लेकिन वो इडियम फ्रेजेस होते हैं, जैसे हम ईच एंड एवरी बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में, तो उनका अर्थ अलग हो जाता है, वो अलग वे में यूज होते हैं, तो वो केस अलग है। केवल एक सिंपल सेंटेंस में इनमें से कोई भी दो शब्द एक साथ नहीं आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। इसमें आप लिखना चाहें ना तो एक नॉट वर्ड को भी लिख लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में इजी रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी। वैसे नॉट का तो आपको पता है, जिसके खुद के अंदर नॉट छुप रहा है तो डबल डबल नॉट तो कैसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स नहीं आएंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आएंगी। मैंने मान लीजिए आपको एक सेंटेंस लिखा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। अब जरा मुझे बताइएगा क्या ये सेंटेंस सही है? सही है क्या? आप मुझे बताइए। सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनलेस जब अपने अंदर ऑलरेडी क्या छुपाकर चल रहा है, नॉट छुपाकर चल रहा है, तो वापस से नॉट लगाने की जरूरत कहां है? एक ही पार्ट में, एक ही वाक्य में आप दो दो नॉट लगा दोगे क्या? नहीं लगाओगे। सो माय डियर, नॉट कैन नॉट बी यूज्ड हियर। नॉट का प्रयोग यहां नहीं होगा। और नॉट जब नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम? सो दिस हेल्पिंग वर्ब डू कैन नॉट बी यूज्ड। तो ये डू हेल्पिंग वर्ब है वो भी यूज नहीं होगी। और माय डियर सेंटेंस हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड। अब ये देखो, ये वर्ड अनलेस जो है वो कैसा है? अपने आप में नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला पार्ट जो है सेंटेंस का वो कैसा बन गया? नेगेटिव। तो अगले पार्ट को भी कैसा होना चाहिए? अब नेगेटिव। तो अगला पार्ट आपका देखिए, नॉट लग रहा है, नेगेटिव है, तो सेंटेंस सही हो गया हमारा। लेकिन इसमें एक गलती ये भी करवाई जाती है, जब ये कह दिया जाता है कि चूंकि अनलेस नेगेटिव है इसलिए ये जिस पार्ट में आता है वो पार्ट नेगेटिव हो जाता है। ये बात ठीक है, और इसलिए अगले पार्ट को भी कैसा होना पड़ता है? नेगेटिव। लेकिन ये कहीं कोई रूल नहीं है कि अगले पार्ट को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर दिस क्लॉज और दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी ये इस क्लॉज या इस सेंटेंस के पार्ट के लिए बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको अभी। पहले एक एग्जांपल और मैं इसका समझा दूं इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस पढ़ने के हिसाब से दिया जाए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ये सेंटेंस आ गया जैसे। अब इस सेंटेंस की अगर बात करें तो पढ़ने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा दोस्तों, लेकिन क्या सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनलेस कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। दिखने में ये पॉजिटिव जैसा दिख सकता है, लेकिन है तो नेगेटिव। दिखने में तो हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, ये शब्द भी इनमें कोई ऐसा शब्द दिख नहीं रहा जो हमें नेगेटिव जैसा हमें लगे, लेकिन है तो नेगेटिव ना ये। तो दोस्तों ये अनलेस जो है वो कैसा है? नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव तो इसके सेंटेंस में यहां से लेकर और यहां तक और कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं हुआ है जो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करे। और नेगेटिव को रिप्रेजेंट जब कोई और वर्ड नहीं कर रहा तो ये अकेला नेगेटिव है, तो सेंटेंस भी कैसा हुआ? नेगेटिव। तो अगले पार्ट को भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन अगला पार्ट नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो यहां विल नहीं बल्कि आपको यूज करना पड़ेगा क्या? विल नॉट यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कभी भी अगला पार्ट जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल बन सकता है। अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर आप क्लियर करिएगा। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, अनलेस एनी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास opposes the idea we should apply it immediately या definitely, आप कुछ भी लिख सकते हैं आगे। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, तो पहले तो अनलेस वाले पार्ट पे निगाह ने डाल के दूसरे पार्ट पर निगाह डालिए। हमने कहा वी शुड अप्लाई इट, क्योंकि ये अनलेस वाला पार्ट तो यहां तक चल रहा है, आइडिया तक, क्योंकि यहीं पर कॉमा लगाया है हमने। तो ये जो पार्ट है वी शुड अप्लाई इट, बताइए आप मुझे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस लेकर चल रहा है। कौन सी सेंस? पॉजिटिव सेंस लेकर चल रहा है। और अगर दोस्तों ये पॉजिटिव सेंस लेकर चल रहा है तो इसका मतलब नियमानुसार जो हमें आज तक पढ़ाया गया परंपरागत तरीके से, तो कि अनलेस के साथ जो दूसरा सेंटेंस आता है वो नेगेटिव होना चाहिए।
तो इसे तो नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अभी आप विचार कीजिएगा, अनलेस वाले पार्ट को एक बार थोड़ा सा हम इसका विश्लेषण कर लें कि अनलेस वर्ड जो है वो कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। एक तो अनलेस नेगेटिव हो गया, आगे पढ़ा एनी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास अपोजेस, और ये अपोजेज भी कैसा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। तो एक नेगेटिव सेंस तो यहां आ गई और एक नेगेटिव सेंस यहां आ गई, और दो नेगेटिव सेंस मिलकर वाक्य को कैसी सेंस बना देती हैं, पॉजिटिव सेंस में उस वाक्य को बना देती हैं। और अगर ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव सेंस का है तो ये भी किस में आ जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हिंदी अर्थ करके भी अगर मैं आपको बताऊं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो इसका हिंदी अर्थ समझना आप क्या हो, आप कहना चाहते हैं यदि क्लास का कोई भी विद्यार्थी इस विचार का विरोध नहीं करता है तो हमें इसे अप्लाई कर देना चाहिए। तो यही तो सेंस निकलेगा कि कोई विरोध नहीं करेगा तो अप्लाई कर दो, विरोध करे तो अप्लाई मत करो। क्या ऐसे सेंटेंस का अर्थ निकलेगा कि यदि क्लास का, कक्षा का कोई भी विद्यार्थी इस विचार का विरोध नहीं करता है तो हमें इसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। यह सेंटेंस उचित होगा क्या, नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अनलेस के साथ जो दूसरा सेंटेंस जाता है वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप पहले अनलेस वाले पार्ट को बनाओ कैसा, पॉजिटिव बनाओ। अब वो पॉजिटिव कैसे बनेगा कि अनलेस खुद तो नेगेटिव है ही, एक दूसरा नेगेटिव वर्ड और लगाओ। लेकिन नेगेटिव वर्ड लगाते समय आपको सावधानी बरतनी, और वो क्या कि वो नेगेटिव वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसके खुद के अंदर नॉट का कंसेप्ट छुपा हुआ नहीं हो, और नॉट का कंसेप्ट छुपा हुआ नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपको एक कंसेप्ट अप्लाई करना है। क्लियर यहां तक। तो ये है आपका अनलेस का केस दोस्तों। तो यहां ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं और किस तरीके से यहां पर हमें इन्हें कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये था आपका अनलेस वाला कॉन्सेप्ट, और अनलेस वाले कॉन्सेप्ट के साथ ही हमने इफ और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक कंप्लीट होता है, और सीक्वेंस ऑफ टेंस के साथ ही टेंस भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बधाई हो आपको कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ टेंस के हिसाब से। अब इसके हिसाब से हम सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग, अब मैं आपको क्या है कि जैसे इसकी एक्सरसाइज जो है वो करवाऊंगा, और इसके एक्सरसाइज के साथ साथ इसके जो सेंटेंसेज होंगे तो वो सेंटेंसेज में आइडेंटिफाई भी तो करना है ना हमें, तो आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कैसे सेंटेंसेज को, तो मैं सबके सेंटेंसेज लिखवाऊंगा। तो उससे बेटर है कि मैं यहां पर लिखूं, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, उसके बजाय मैं इसकी एक आपको पीपीटी शो कर दूंगा जिसमें से हम सेंटेंसेज का टेंस इजीली पहचान लेंगे, और फिर हम सेंटेंसेज के ट्रांसलेशन को भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमारे लिए थोड़ा सा हिंदी सेंटेंसेज की हमने पहचान लिखी थी तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अभी हमने टेंस के सीक्वेंस ऑफ टेंस के हिसाब से रूल्स कंप्लीट किए हैं दोस्तों। इन रूल्स को एक बार आप कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और सभी रूल्स बेहतरीन हैं। अगली क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइज लेकर आऊंगा। पहले हम इसके एरर संबंधी प्रश्न करेंगे, एरर डिटेक्टिंग वाले करेंगे, जिससे कि रूल्स आपके एक बार क्लियर हो जाएं। फिर हम इसके दूसरे टाइप के और सेंटेंसेस या क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके बाद में हम बातें करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और इसको कंप्लीट, इसकी एक्सरसाइज होने के बाद में अपना ग्रामर का अगला टॉपिक लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लेकर, और इसे जब तक आप रिवाइज कर लीजिएगा जिससे कि एक्सरसाइज में आप एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर सकें। एक तो वो होगा कि मैं ही एक्सरसाइज करवा दूं जो सूटेबल नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।